बजट में, चाहे बजट अंतरिम हो या पूर्ण बजट हो, बजट में एक चीज पर सबसे ज्यादा लोगों की दिलचस्पी होती है, वो होती है टैक्स, चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी हो। आखिर लोगों को उम्मीदें थी कि इस बार जो अंतरिम बजट होने वाला है उसमें लोगों को टैक्स के मोर्चे पर रिलीफ मिलेगा। आखिर इस बार बजट में ऐसा क्यों नहीं हुआ या कब होगा, इस बारे में समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ सीबीडीटी चेयरमैन है और सीबीआईसी चेयरमैन है। दोनों लोग, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। धन्यवाद सर, आम लोगों ने तो टैक्स देने में कोई कमी की नहीं, पूरा टैक्स दिया। सरकार का जो टारगेट था, टारगेट आप लोगों ने मीट किया। कलेक्शन का टारगेट से ज्यादा, कई इनडायरेक्ट टैक्स में तो कलेक्शन से ज्यादा हुआ। आखिर जो उम्मीदें थी कि जिस तरह से 2019 में लोगों को टैक्स के मोर्चे पर, इनकम टैक्स के मोर्चे पर लोगों को बड़ा तोहफा मिला, इस बार वो भी अंतरिम बजट था, ये भी अंतरिम बजट थी, लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हुई थी। आखिर क्या ऐसा हुआ कि इनकम टैक्स को लेकर लोगों को रिलीफ नहीं मिली? आप रिकलेक्ट करेंगे लास्ट ईयर का बजट, जिसमें कि जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, करदाता है, उसके लिए न्यू टैक्स रेजीम को स्वीटन किया गया था। आप रिकलेक्ट करेंगे, स्लैब्स वाइडन की गई, जो मिनिमम जो स्लैब्स का था, जो 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, इस प्रकार से किया गया। टैक्स रेट को भी हर एक व्यक्ति जो उस न्यू रिजीम में जाएगा उसको उसका बेनिफिट दिया गया। चाहे सरचार्ज हो, जो सरचार्ज को घटा के 25% पे लाया गया। तो इस प्रकार के जो चेंज किए गए और जिससे सब करदाताओं को फायदा इस चालू साल में हो रहा है, वो पिछले वर्ष ही कर दिया गया था और काफी इलेबोरेट वे में किया गया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया गया था सैलरी टैक्स पेयर के लिए न्यू रिजीम में। जो लीव सैलरी होती है उसके एग्जम्पशन को भी बढ़ा दिया गया था। तो जो काफी कार्य पिछले बजट में ही हम लोगों ने किया और इसलिए इस समय ऐसी आवश्यकता कोई नहीं थी कि उसको क्या ट्वीक किया जाए, उसको कुछ चेंज किया जाए। डिमांड्स हमेशा आती रहती हैं, जो हम देखते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ डिमांड आती हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो उन सबको एग्जामिन किया जाता है। बट इस समय चूंकि लास्ट ईयर ही हमने सारा इसको ट्वीक किया है, इसलिए इस समय नहीं किया गया। और इन सब चीजों को हम जो अभी बजट जब जुलाई में आएगा उसमें पूरा ध्यान रखेंगे। यानी कि उम्मीदें की जा सकती हैं कि जब पूर्ण बजट आएगा जुलाई में तो वहां पर कुछ संभावनाएं हो सकती हैं टैक्स पेयर्स के लिए। जी। अभी अगर हम न्यू टैक्स रेजिम की बात करें तो करीब 35% के आसपास लोग शिफ्ट हुए हैं, ऐसा पता चला है। आपका टारगेट तो था 70% के आसपास का। आपको लगता है कि जो पुराने वाला जो ट्वीक हुए हैं उससे 70% में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, या जो पूर्ण बजट आएगा उसमें जो बदलाव होंगे उससे जो आपका टारगेट पूरा होगा? देखिए, जुलाई में रिटर्न फाइलिंग होगी। इस समय जो है वो टेंटेटिव शिफ्ट ही मालूम पड़ सकता है जी। फाइनल शिफ्ट कितना होगा वो जुलाई में हमें रिटर्न आने पे मालूम पड़ेगा। हमारा अभी भी अनुमान है कि चूंकि जो सैलरी टैक्स पेयर है वो टैक्स डिडक्शन के स्टेज पे हो सकता है कि पुरानी टैक्स रजीम पे ही चल रहा हो, लेकिन उसके पास मौका है नई टैक्स रजीम में जाने का। और वो नई टैक्स रजीम में चूंकि कर कम रहेगा सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, हमने टैक्स कैलकुलेटर दे रखा है। करदाता अपना टैक्स कैलकुलेटर पे चेक कर सकता है कि इसमें किस चीज में उसको बेनिफिट रहेगा। तो दोनों ऑप्शन उसके पास हैं। इट्स ए विन विन फॉर द टैक्स पेयर। तो देखते हैं कि जुलाई में क्या पोजीशन रहती है, बट हमारा मानना है कि लगभग 50% से अधिक लोग डेफिनेटली स्विच ओवर करेंगे। अगर बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी में भी जो कल कलेक्शन के फिगर्स आए काफी बहुत अच्छे थे। 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा साल में लगातार, ऐसा दूसरी बार हुआ कि जब हाईएस्ट गया। जीएसटी के मोर्चे पर सर आगे जो अगर देखें तो आने वाले दिनों में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी होने वाली होगी। अब जीएसटी के मोर्चे पर क्या ऐसी बड़ी चीजें रह गई हैं जिसको आप आगे आने वाले दिनों में सिंप्लीफाई करना चाहेंगे या लोगों के सामने पेश होंगे? अभी भी जीएसटी को लेकर बहुत सारी परेशानियां लोगों को दिखती हैं अभी भी कई मोर्चे पर। इस विषय में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले महीने जो जनवरी का रेवेन्यू जो था वो कल जैसा 1.72 लाख करोड़ बताया था, लेकिन जब हमारे पास में पूरी फिगर्स आ गई तो ये रेवेन्यू कलेक्शन 1.74 लाख करोड़ रहा है, जो कि सेकंड हाईएस्ट रहा है अभी तक जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने के बाद में। इससे ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ अप्रैल के महीने में आया था, वो 1.87 लाख करोड़ था। तो जीएसटी का जो रेवेन्यू में जो हेल्दी ग्रोथ है वो समय समय पे जो पॉलिसी डिसीजन लिए गए, जो क्लैरिफिकेशन जीएसटी काउंसिल ने जो रिकमेंड की उसके हिसाब से जो इश्यू किए गए, उससे जीएसटी को जो पे करने में काफी करदाताओं को सुविधा हुई। जहां तक जीएसटी में और सुधार की बात है
तो जीएसटी काउंसिल ने एक जीओएम जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी, उसको फिर बाद में रीकॉन्स्टिट्यूट भी किया गया। वो रेट स्ट्रक्चर को एग्जामिन कर रही है और रेट रेशनलाइजेशन के बारे में अपनी रिकमेंडेशन देगी। वो जब जीएसटी काउंसिल में जाएंगी उसके बाद में रेट रेशनलाइजेशन पे काम होगा। वो भी एक काफी बड़ा अपने आप में कार्य है और उससे जीएसटी में फर्दर सुधार आएंगे। माना जा रहा था कि जो कस्टम ड्यूटी होती है उसमें कई जगहों पर जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होती है उसकी भी दिक्कत थी। डीपीआईटी की तरफ से रिकमेंडेशन आई थी बहुत सारे आइटम्स पे कि ये अनोमली है, उसको करेक्ट किया जाए। वो पाइपलाइन में है। अभी आपके पास कुछ आइटम्स हैं जिसमें आने वाले दिनों में हम करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी जहां पर स्ट्रक्चर की दिक्कत है, फुटवेयर सेक्टर है, टेक्सटाइल है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं। कस्टम में ये हमेशा एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज रहती है कि कहीं पे, क्योंकि जो आप किसी एक इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए वो फाइनल प्रोडक्ट होता है जो कि उसको सप्लाई करती है। तो ये हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं उस पे और फाइनल प्रोडक्ट में कोई ऐसा ड्यूटी स्ट्रक्चर ना हो कि रॉ मटेरियल पे कस्टम ड्यूटी ज्यादा हो और फाइनल प्रोडक्ट पे कम हो। क्योंकि हम इंडिया में मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत में कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो नॉर्मली ड्यूटी स्ट्रक्चर कस्टम में ऐसा रखा जाता है कि रॉ मटेरियल पे ड्यूटी कम रहे, फाइनल प्रोडक्ट पे ज्यादा रहे। जो इंडिया में एक जो फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जिसमें कि जो आइटम है जिसमें मोबाइल फोन लिया गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ली गई, जो अपना जो हेयरेबल जो डिवाइसेस हैं उनको लिया गया, इसी तरह की और भी कुछ जो कमोडिटीज को इसमें कवर किया गया, उसमें भी ड्यूटी स्ट्रक्चर इस तरह से रखा गया कि रॉ मटेरियल पे ड्यूटी कम रहे और उसमें भी इसको फर्दर चेन को, वैल्यू चेन को डीपन करने के लिए ड्यूटी में इस तरह से उसको स्ट्रक्चर किया गया है कि जो धीरे धीरे करके हम जो इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं उस पर अपना ड्यूटी इस तरह से रखें कि ताकि और जो वैल्यू चेन में हम और पीछे की स्टेजेस में चलते चले जाएं और वो भी आइटम्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हों। आपको सर, आपके डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहेंगे कि लीगेसी केसेस को लेकर आपने बड़ा कदम उठाया, बड़ा दिल दिखाया कि करीब जो 25,000 और 10,000 से के नीचे वाले जितने भी मामले थे उसको आपने विथड्रॉ कर लिया। अगर देखें तो कितने लोगों को इससे फायदा होगा, कितना अमाउंट उसमें फॉरगॉन होगा और इसमें किस तरह से लोग अगर जिनका पहले से कुछ चल रहा हो वो कैसे अपने आप को इस पूरे जो कह सकते हैं कि विवाद से अपने आप को अलग कर पाएंगे? ये आपने जैसे कहा लीगेसी इशू है और पुराना, किसी की 30 साल पुरानी डिमांड हो सकती है, किसी की 25 साल पुरानी हो सकती है। ग्रीवेंसेस आती हैं हमारे पास, रिफंड की प्रोसेस स्लो हो जाती है, टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस जो है उतना डेवलप नहीं हो पाता है। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए ये एक बहुत ही इनोवेटिव स्टेप है और शायद पहला स्टेप होगा इस डायरेक्शन में बाय एनी टैक्स डिपार्टमेंट। तो हमारा प्रयास ये होगा कि इसके लिए हम एक ऑर्डर पास करेंगे जी। और वो स्यो मोटो जो डिमांड है, जो इस प्रकार की जो डिमांड है, पर्टिकुलर टैक्स पेयर की टोटल डिमांड इन्वॉल्व जो है उसके ऊपर जो रहेगा और वो ऑटोमेटिकली हम उसको एक्सटिंग्विश करेंगे जिससे कि बुक्स क्लीन हो जाएंगी और टैक्स पेयर की ग्रीवेंसेस भी कम हो जाएंगी। इवेंचुअली हम चाहते हैं कि जो भी उसकी डिमांड है वो उसको दिखने लग जाए। सो ये एक नया कदम जो है उससे लगभग हमारे मुताबिक लगभग 1 लाख से अधिक एंट्री हैं जो इस प्रकार की हैं और लगभग जो यूनिक पेन की बात करें तो लगभग 80 लाख यूनिक पेन हैं इसमें इन्वॉल्व। बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम करेंगे क्योंकि एवरी डे द डेटा इज डायनेमिक। So the data had been taken for the study purposes on 30th September. So उस डेटा के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं, बट डेटा इज डायनेमिक। सो दैट इज द रेंज जहाँ पे कि ये लगभग 80 लाख से जो यूनिक पेन्स को इफेक्ट करेगा। एक ये तो तारीफ की बात है। एक शिकायत इंडस्ट्री की तरफ से कह सकते हैं कोई भी ऐसी सेक्टर नहीं है जहां पर टैक्स नोटिसेस नहीं गए हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्स की तरफ से या इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ से। ऑटो सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, सभी जगह टैक्स नोटिसेस की भरमार है। क्या सरकार की पॉलिसी है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग इंडस्ट्री को? किस तरह से ये टैक्स नोटिसेस जा रहे हैं, इसका क्या समाधान क्या है? जहां तक डायरेक्ट टैक्स साइड में मैं अपना पक्ष रख सकता हूं, हम लोग जो है हमारे यहाँ आपको मालूम है लगभग 8.5 करोड़ रिटर्न फाइल होते हैं जी। जो केसेस स्क्रूटनी में पिकअप किए जाते हैं वो लगभग सिर्फ 1 लाख हैं।
बिल्कुल। तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना परसेंटेज स्क्रूटनी में पिक हो रहा है। कुछ केसेस जो हम नोटिस जो निकालते हैं, जो आप कह रहे हैं नोटिस निकाले जाते हैं, वो व्यक्ति हैं जिनका इन्वेस्टमेंट या इनकम हमें नजर आ रही है और उसको भी रिस्क एनालिसिस करने के उपरांत हम उनको नोटिस देते हैं कि आप अपना रिटर्न भरिए और उसका असेसमेंट हो। तो वो नॉन जो फाइलर्स हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई है, जिससे कि टैक्स रिजीम में वो आएं और जो उनका टैक्स बनता है उसको टैक्स को अदा करें। सो इसके दो कंपोनेंट हैं। और तीसरा कंपोनेंट है जो अंडर स्टेट करते हैं अपनी इनकम, लेकिन हमें किसी अन्य स्रोत से, जैसे कि जीएसटी डेटा शेयर होने से या कोई एनफोर्समेंट एक्शन होने से, वो हमारे सामने आती हैं। इन तीनों जो कंपोनेंट हैं उसका नंबर बहुत अधिक नहीं है एज अगेंस्ट द नंबर ऑफ रिटर्न्स विच आर फाइल्ड। तो ये जो है कहना कि डिफरेंट इंडस्ट्री को नोटिस जा रहा है वो उपयुक्त नहीं होगा मेरे विचार में। और हम ये कोशिश करते हैं कि हम टैक्स पेयर पे विश्वास करें, और वही हम चाहते हैं कि टैक्स पेयर हम पे भी विश्वास करे और अपना कर समय समय पे अदा करे और उचित कर अदा करे, तो नोटिस जाने का गुंजाइश ही नहीं रही। सर, जीएसटी में भी एक के बाद एक सेक्टर पर लगातार नोटिस जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं नोटिस के बारे में ये कहना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली जो नोटिस को देने के लिए जो समय सीमा है 17-18 के लिए या 18-19 के लिए, वो पूरी होने जा रही थी। तो इसलिए जो भी रिटर्न्स अपना जो स्क्रूटनी में लिए गए या फिर जो ऑडिट के लिए सेलेक्ट हुए थे उसमें नोटिस दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हम रिटर्न टैक्स पेयर जो सेलेक्ट करते हैं रिटर्न स्क्रूटनी के लिए, ऑडिट के लिए, वो परसेंटेज 1% से भी कम है। केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं। और उसमें जो नोटिस दिए जाते हैं उसमें उससे पहले करदाता को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। और मैंने अपना निर्देश भी दिए हैं अपनी फील्ड फॉर्मेशंस को कि वो इस बात का ध्यान रखें कि जो वो अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसको कंसीडर करने के बाद में अगर नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है तो इस बात का वो ध्यान रखें, ताकि हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में किसी तरह का भी अननेसेसरी लिटिगेशन हो। जैसा कि आपने कई सेक्टर्स के बारे में कहा कि उनको नोटिस गए हैं, तो कई सेक्टर्स के अपने स्पेसिफिक इश्यूज हैं, उसके ऊपर जब उसमें देखा गया कि जो कर के प्रावधान है उसके हिसाब से कर नहीं भरा गया है तो उनको नोटिस दिए गए हैं। कुछ जगह पे ये उस पर्टिकुलर सेक्टर ने रिप्रेजेंटेशन भी किए गए हैं, वो रिप्रेजेंटेशन एग्जामिन भी हो रहे हैं और ड्यू कोर्स में वो जीएसटी काउंसिल के सामने लिए जाएंगे। अल्टीमेटली जीएसटी काउंसिल उस पर अपना निर्णय लेगी। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कैपिटल गेन टैक्स के तो सिंप्लीफिकेशन को लेकर लंबी समय से बातचीत चल रही है, 2 साल से बातचीत चल रही है, वो बातचीत कहां तक पहुंची हुई है और क्या जब पूर्ण बजट आएगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ सिंप्लीफिकेशन की तरफ से आगे बढ़ेंगे? हम अध्ययन कर सकते हैं, हम एग्जामिन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हैं किस प्रकार से इसको स्ट्रक्चर किया जाए। बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि एसेट क्लास अलग अलग हैं, होल्डिंग पीरियड भी अलग अलग हैं, टैक्स की रेट जिसके ऊपर वो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो अलग अलग हैं। तो इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग कि जो ओल्ड जो है लेगेसी है वो भी इफेक्ट नहीं हो और उसको किस तरह से एक यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके, वो उसके ऊपर कार्य होता रहा है, कार्य करते रहे हैं और अभी भी करेंगे। तो लेट अस सी हम कहाँ पे पहुंच पाते हैं जब रेगुलर बजट आएगा।